हेलो दोस्तों, मैं मोहिनी सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं एक नए पुस्तक BHDLA 136 के चैप्टर 1 का डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है शब्द संपदा और लोकोक्तियां। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि आखिर शब्द की रचना कैसे होती है, शब्द जो अर्थ ग्रहण करते हैं वो कैसे ग्रहण करते हैं, और इसी चैप्टर में हम ये जानेंगे कि शब्दों का जो इतना बड़ा भंडार हम लोगों को देखने को मिलता है, आखिर इन शब्दों का भंडार आया कहाँ से, इन शब्दों के भंडार की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसी चैप्टर के अंत में हम ये भी जानेंगे कि आखिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या है, और इन मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हिंदी में कहाँ पर होता है, क्यों होता है। दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हम लोगों के वीडियो डिस्कशन का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। इसके लिए मैं PDF को जरा नीचे कर देता हूं और आप लोगों को दिखा देता हूं कि हम लोगों को सबसे पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। दोस्तों, ये रहा हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक, जिसका नाम है शब्दों का महत्व। दोस्तों, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे जीवन में शब्दों का क्या महत्व है, और हम लोग इसी टॉपिक के अंदर ये भी जानेंगे कि आखिर किसी भी भाषा में शब्दों का क्या महत्व होता है। दोस्तों, भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक होती है, और इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण अथवा अक्षर भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं अभी एक प्रश्न पूछता हूं, और मेरा प्रश्न ये है कि आखिर ये जो ध्वनियां होती है ओ, को, तो, दो, इन सभी का कोई अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप लोगों का सीधा सीधा जवाब होगा कि नहीं, इनका कोई अर्थ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वास्तव में इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, तो आपको समझ में कहां से आएगा। तो दोस्तों, इसके किसी भी प्रकार के कोई अर्थ न होने की वजह से इन सभी ध्वनियों को निरर्थक ध्वनि कहते हैं। तो अभी एक प्रश्न अब जस्ट आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर इन सभी ध्वनियों का कोई अर्थ तो होता ही नहीं है, तो आखिर इस दुनिया में जो इतने शब्द बने हैं, इतने पद बने हैं, इतने वाक्य बने हैं, इन सभी का अर्थ बोध हमें कैसे होता है। तो मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस प्रश्न का सीधा साधा और सरल सा उत्तर यह होगा कि किसी भी भाषा के अर्थ का वाहक जो होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं, और इन शब्दों का निर्माण ध्वनियों के संयोजन से होता है। अर्थात जब एक दो ध्वनियां आपस में मिलती है तो इन शब्दों का निर्माण होता है, और यही शब्द जो है भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। अब इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं दोस्तों, और मेरा उदाहरण है आम शब्द का। यहाँ पर मैं जैसे ही आम शब्द कहता हूं तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में ये आ जाता होगा कि आखिर आम कैसा होता है, आम कैसा दिखता है, आम का आकार प्रकार कैसा होता है, आम का रंग कैसा होता है, आम जो है खाने में कैसा होता है, मीठा होता है या फिर खट्टा होता है। लेकिन अगर मैं इसी आम में मौजूद दो ध्वनियों को अलग अलग करके आप लोगों के सामने पेश करूं, अगर मैं आम में मौजूद आ और मौ को अलग अलग कहूं, आ को एक बार कहूं और मौ को अलग से बाद में कहूं, तो क्या ये जो दो ध्वनियां हैं इनका कोई अर्थ आप लोगों को समझ में आएगा? तो आप लोगों का उत्तर होगा दोस्तों, नहीं, इन दो ध्वनियों का कोई भी उत्तर आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके कोई अर्थ होते ही नहीं है। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुछ ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं, और यही शब्द जो है भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। और दोस्तों, ये जो भाषा में शब्द बनते हैं, ये सभी शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, अर्थात भाषा के शब्द का जो निर्माण होता है ये समाज के अनुरूप होता है, ताकि समाज इन शब्दों को सीख सके और अर्थ को ग्रहण कर सके। अब दोस्तों, हिंदी भाषा में जो आम शब्द हम लोग कहते हैं तो तुरंत हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि आम कैसा होता होगा, क्या होता होगा, और आम का स्वाद कैसा होता होगा। लेकिन अगर इसी शब्द का अर्थात इसी आम का प्रयोग हम चीनी भाषा या इतालवी भाषा में करें, तो यह जरूरी नहीं है कि वहां पर आम का अर्थ यही हो जो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसा होता है आम, खट्टा होता है, मीठा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आम का एक ही अर्थ होता हो सकता है कि इसी आम का दूसरे भाषा में कोई दूसरा अर्थ हो, और हो सकता है कि इसी आम का कोई तीसरा अर्थ किसी तीसरे भाषा में हो। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक समाज के सभी लोग जो कि एक भाषा को बोलते हैं, भाषा के शब्द के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं। वो ये जानते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। अतः दोस्तों, भाषा के शब्दों की सबसे प्रमुख विशेषता होती है अर्थयुक्त होना। दोस्तों, ये जो आम है, इस आम शब्द का प्रयोग हिंदी भाषी समाज के लोग करते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या इसी आम शब्द का प्रयोग दूसरे समाज के लोग भी करते होंगे? अर्थात तमिल भाषाई लोग भी इसी आम का प्रयोग करते होंगे, अंग्रेजी भाषाई लोग भी इसी आम का प्रयोग करते होंगे? तो हमारा और आपका उत्तर होगा नहीं। हो सकता है कि इसी फल का हिंदी नाम आम है
हो सकता है कि इसे तमिल में कुछ और कहा जाता हो सकता है कि अंग्रेजी में इसे कुछ और कहा जाता हो, और वास्तव में दोस्तों ऐसा ही है। हिंदी में जिसे हम आम कहते हैं, तमिल में इसी आम को मांगाई कहा जाता है और अंग्रेजी में इसी आम को मैंगो कहा जाता है। तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि किसी भी शब्द में आने वाली ध्वनियों के शब्दों का अर्थ जो है उनका सीधा संबंध किसी से नहीं होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है एक ही वस्तु के एक से ज्यादा नाम प्रचलित हो, जैसे कि हिंदी भाषी समाज के लोग आम को आम कहते हैं, तमिल भाषाई समाज के लोग आम को मांगाई कहते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषी समाज के लोग आम को मैंगो कहते हैं। तो दोस्तों आखिर एक ही वस्तु के लिए इस तरह से अलग अलग शब्द क्यों, ये भी एक प्रश्न है। तो मैं अभी इस प्रश्न के उत्तर को समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस प्रश्न का सीधा साधा और सरल सा उत्तर ये होगा कि शब्दों का निर्माण समाज सापेक्ष होता है, अर्थात शब्दों का निर्माण समाज की सुविधाओं को ध्यान में रख के किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि किसी एक निश्चित वस्तु के लिए किसी एक निश्चित शब्द को आरोपित कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक निश्चित वस्तु के लिए किसी एक निश्चित शब्द का निर्धारण कर दिया जाता है, और जैसे ही वो लोग उस शब्द को बोलते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत ये अंकित हो जाता है कि आखिर किस वस्तु को इंगित किया जा रहा है। और इस प्रकार से वस्तु और शब्द के जो संबंध जोड़े जाते हैं इसे ही हम लोग यादृच्छिकता कहते हैं। और इस यादृच्छिकता का तात्पर्य होता है इच्छानुकूल आरोपित अर्थ, मतलब अपनी इच्छा से आरोपित किए गए अर्थ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ये समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वास्तव में भाषा में जो मौजूद शब्द होते हैं इनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को इंगित करने की कोशिश नहीं की जाती है, वरन भाषा में जो शब्द मौजूद होते हैं उनके माध्यम से गूढ़ विचारों को भी इंगित करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हम लोग स्वतंत्रता शब्द कहते हैं, जैसे ही हम लोग स्वतंत्रता शब्द कहते हैं तो तुरंत हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी, मतलब हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग किसी के बंधन में नहीं है। तो ये जो स्वतंत्रता है दोस्तों, क्या इस स्वतंत्रता शब्द को किसी वस्तु से जोड़ा गया है? तो आपका और मेरा दोनों का उत्तर होगा नहीं। तो इसी वजह से कहा गया है कि भाषा में जो शब्द मौजूद होते हैं इन शब्दों को सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को इंगित करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, वरन इन शब्दों का प्रयोग किसी गूढ़ विचारों को दिखाने के लिए भी होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि भाषा में जो शब्द मौजूद होते हैं इनका प्रयोग केवल वस्तुओं को इंगित करने के लिए नहीं किया जाता, वरन इन शब्दों का प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भी किया जाता है। अतः भाषा में मौजूद शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति ही नहीं होती है, वरन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान, विज्ञान की अभिव्यक्ति भी होती है। अतः इन शब्दों को समझना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ये जो भाषा हमें विरासत से प्राप्त हुई है ये काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत है जिनका संरक्षण हम लोगों के लिए जरूरी है। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब चलिए नीचे देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है जिसका डिस्कशन हम लोगों को अभी करना है। अगला टॉपिक है दोस्तों भाषा के सामाजिक स्तर भेद। हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे दोस्तों कि आखिर एक ही भाषा को अलग अलग समाज में लोग किस प्रकार से बोलते हैं, और हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि आखिर उदात्त कथन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने ये देखा होगा कि बचपन में जब दो दोस्त बातें करते हैं आपस में तो वो कभी बे, कभी अबे, सुन बे, क्या कर रहे हो बे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जबकि आपने ये भी देखा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जब आपको कभी स्कूल के ऑफिस जाने का मौका मिलता होगा तो आप वो लोग वहाँ देखते होंगे कि आपसे जो भी बातें, मतलब कोई प्रिंसिपल या फिर कोई प्यून या फिर कोई क्लर्क करते होंगे तो वो जो है आपसे काफी प्यार से बात करते होंगे। वो उस समय अबे, बे, सुन बे इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करते होंगे, इस तरह के वाक्य का प्रयोग नहीं करते होंगे। वो आपसे काफी प्यार से बात करते होंगे। वे कहते होंगे कि यहाँ आओ बच्चे, या फिर वो कहते होंगे कि सुनो यहाँ आओ, थोड़ी देर तुमसे बात करनी है। या आप वहाँ पर जाते होंगे, आपको अगर स्कूल की फी पे करनी होती होगी तो आप क्लर्क को बोलते होंगे कि प्लीज सर ये मेरी फी ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक ही भाषा के जो है दो अलग अलग प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा जो है ये दो प्रकार की होती है, जिसे हम लोग औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा के नाम से जानते हैं। दोस्तों घरेलू बातचीत, दोस्तों के वार्तालाप आदि को हम लोग अनौपचारिक भाषा की संज्ञा देते हैं, जबकि
सभा, सोसाइटी, कार्यालय, विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा हम लोग करते हैं तो उस समय जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग औपचारिक भाषा की संज्ञा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दो भाषा, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा के अतिरिक्त भी भाषा होती है जिनका प्रयोग लोग विभिन्न पेशों व्यवसायों में करते हैं और उस भाषा को हम लोग व्यावसायिक भाषा भी कहते हैं। और इस व्यावसायिक भाषा के बारे में चर्चा मैंने आप लोगों से BHDLA 135 पुस्तक में करी है। जब हम लोग BHDLA 135 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आप लोगों को व्यावसायिक भाषा, कार्यालयी भाषा, औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा के बारे में बतलाया है। दोस्तों इतना ही नहीं, व्यावसायिक भाषा के अतिरिक्त भी भाषा होती है। जैसे कि कुछ अनपढ़ लोग आपस में वार्तालाप करते हैं तो उस समय जो वो लोग भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग मिश्रित भाषा की संज्ञा देते हैं। और कुछ लोग अब भाषा स्लैंग का प्रयोग करते हैं जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। कुछ पेशे वाले व्यक्ति जो कि दूसरे से छुपाकर अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने रखना चाहते हैं तो वो लोग गुप्त भाषा अर्गोट का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सामाजिक स्तर के जो भेद होते हैं भाषा के ये समझे होंगे। अब मैं आप लोगों से उदात्त कथन के बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर ये उदात्त कथन होता क्या है। नीचे चलते हैं, देख लेते हैं उदात्त कथन कहाँ पे दिया गया है। ये रहा दोस्तों उदात्त कथन। चलिए देख लेते हैं उदात्त कथन क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को उदात्त कथन समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं ये कह दूं कि मेरे चाचा मामा बहनोई मर गए, तो मैंने जो ये कहा कि मेरे चाचा मामा बहनोई मर गई, क्या मुझे ये बोलने में अच्छा लगा होगा या फिर क्या आपको ये सुनने में अच्छा लगा होगा? तो उत्तर होगा नहीं, ना ही मुझे ये बोलने में अच्छा लगा होगा, ना ही आपको ये सुनने में अच्छा लगा होगा। तो मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि ये जो मैंने कहा कि मेरे चाचा मामा बहनोई मर गए, इसको किसी अलग प्रकार से बोला जाए ताकि मुझे ये बोलने में भी अच्छा लगे और आपको सुनने में भी अच्छा लगे। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे चाचा मामा बहनोई का स्वर्गवास हो गया या फिर मेरे चाचा मामा बहनोई का देहावसान हो गया। तो इससे मुझे बोलने में भी अच्छा लगा और उनको जो मर चुके हैं उनको भी थोड़ी सम्मान की प्राप्ति हुई और आपने जो सुना आपको भी थोड़ा ये शब्द सुन के अच्छा लगा होगा। तो भाषा विज्ञान में जो इस प्रकार के उतार चढ़ाव को दिखाने की कोशिश की जाती है इसे ही हम लोग उदात्त कथन की संज्ञा देते हैं, इसे ही हम लोग यूफेमिज्म की संज्ञा देते हैं। दोस्तों कुछ अन्य उदाहरण से भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर दुकान बंद करता है तो वो ये कभी नहीं कहता है कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, वो कहता है कि मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों आपने कभी ये भी सुना होगा कि अगर किसी महिला की कांच की चूड़ी टूट जाती है तो वो कहती है कि मेरी कांच की चूड़ियां मौल गई हैं। वो कभी ये नहीं कहती है कि मेरी कांच की चूड़ियां टूट गई हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि कांच की चूड़ियां टूटने का मतलब होता है विधवा हो जाना और कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि वो विधवा हो जाए। तो इतने सारे उदाहरणों से आप उदात्त कथन को अच्छे से समझ गए होंगे। उदात्त कथन का सीधा सीधा काम ये होता है कि अमंगलकारी घटनाओं को इस प्रकार से दिखाना कि वो घटना जो है अमंगल ज्यादा न लगे, अर्थात अमंगल की भावना को थोड़ा कम किया जा सके। और दोस्तों उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोग से बचने के लिए ही नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं बल्कि उदात्त कथनों का प्रयोग अभद्रता दूर करने के लिए भी किया जाता है। अब आप लोग उदात्त कथन अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। अब आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी अथवा त्रुटि इस वीडियो सेशन में हो आप लोगों को दिखती है तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ।